हाय एवरीवन, रजनीश स्टडी में आप सभी का स्वागत है। इडुटेरिया की तरफ से जो बिहार दरोगा मेंस का टेस्ट सीरीज आया था उसमें हम सेट नंबर 1 का सॉल्यूशन करवा चुके हैं। आप लोग देखे होंगे। ये सेट नंबर 2 है, ये सेट नंबर 2 है और सेट नंबर 2 का सॉल्यूशन आज हम करवाने वाले हैं। अब वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह से 15 सेट का डिस्कशन आपको मिल जाएगा और हमारा डिस्कशन थोड़ा सा चारों ऑप्शन के रिस्पेक्ट में रहता है, तो थोड़ा आप देखने का प्रयास कीजिएगा, एग्जाम में आपको सपोर्ट मिलेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसे मौर्यकालीन दरबारी कला के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर स्तंभ। ठीक है, स्तंभ को संदर्भित किया जाता है, ध्यान रखिएगा। फिर है हड़प्पा सभ्यता के दौरान शहरों को खाली स्थान का स्वरूप में रखा गया। देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो है इसमें आयताकार या कभी कभी देगा तो आपको ट्रायंगल, त्रिभुजाकार के अनुसार। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर विकसित थी दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी, याद रखिएगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी, विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने बोला था? तो ये पिग्गट नामक इतिहासकार ने बोला था, याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी। हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर के भी नाम से जाना जाता है, ये भी पिग्गट ने ही बोला था, अर्ध औद्योगिक नगर, ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस चोल सम्राट ने वर्ष 1010 ईस्वी में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? तो ये राज प्रथम हो जाएगा। बृहदेश्वर मंदिर के निर्माण से जाने जाते हैं। चोल वंश आया है तो चोल वंश का संस्थापक जो होंगे ये विजयालय होंगे, चोल वंश का संस्थापक। और अंतिम शासक बोलेगा तो राजेंद्र तृतीय। चोल वंश का अंतिम शासक है राजेंद्र तृतीय। फिर पूछा अजंता की गुफा कहाँ है? तो अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से बाघ का गुफा एक होता है, बाघ का गुफा एमपी में। ठीक है, एलोरा का गुफा बोलेगा तो एलोरा का महाराष्ट्र में, एलोरा का महाराष्ट्र में। एक हमारा बिहार में भी है बराबर का गुफा, बराबर का गुफा बोलेगा तो बिहार में। फिर है भीमबेटका भी पढ़े होंगे, भीमबेटका का गुफा ये मध्य प्रदेश में, भीमबेटका का गुफा है। नेक्स्ट है कि तीसरी बौद्ध संगति कब हुई थी? तीसरी बौद्ध संगति ये 250 बीसी। देखिए लूसेंट में दिया हुआ रहेगा 255 बीसी, तो दोनों सही है। यहाँ पे 255 बीसी है नहीं, जिसके कारण से 250 बीसी आंसर है। पहला बौद्ध संगीति बोलेगा तो 483, दूसरा बोलेगा 383 और तीसरा का तो दिया हुआ ही है, और चौथा बोलेगा तो चौथा ईस्वी की प्रथम शताब्दी, ईस्वी की प्रथम शताब्दी। पहला हुआ था राजगिरी में, वैशाली में, फिर है पाटलिपुत्रा में, और फिर है चौथा बोलेगा तो कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर। पहला का है अजातशत्रु, फिर कालाशोक अध्यक्षता, फिर अशोक, और फिर बोलेगा चौथा तो कनिष्क, चौथा बोलेगा तो कनिष्क। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर कि 1526 ईस्वी में बराबर ने पानीपत में दिल्ली के सुल्तान को हराया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। दिल्ली और किस पर कब्जा किया था? तो दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया था, ध्यान रखना है। बाबर जो है तुगलमा युद्ध नीति के लिए फेमस है, तुगलमा युद्ध नीति, तुगलमा युद्ध नीति के लिए फेमस है बाबर। बाबर का 2 निशानेबाज था, एक का नाम था मुस्तफ़ा, एक का नाम था मुस्तफ़ा और एक का नाम था उस्ताद अली। एक का नाम उस्ताद अली और एक का नाम मुस्तफ़ा, तो 2 निशानेबाज का भी नाम याद रखिएगा, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। नेक्स्ट है कि इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक था? तो इल्तुतमिश का जो शासनकाल था ये आपका 1211 से लेकर 1236 तक था। इल्तुतमिश को दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला शासक था ये इल्तुतमिश, और एक वास्तविक संस्थापक भी था गुलाम वंश का। कौन? तो इल्तुतमिश, ये भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने मध्यकालीन भारत में तमिलनाडु पर शासन किया था? मध्यकालीन भारत में जो तमिलनाडु पर शासन किया था वो किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका चोल वंश, चोल वंश ने शासन किया था। चोल वंश का स्थापना हम अभी बताए हैं विजयालय के द्वारा, और ये 850 ईस्वी में किया गया था, ध्यान रखना है। और फिर ये राष्ट्रकूट वंश है, तो इससे एक क्वेश्चन है कि एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनाया था, कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट वंश का है। पाल वंश के संस्थापक गोपाल हो गया, ध्यान रखिएगा। चोल काल में सोने के सिक्कों को बोलते हैं कलंजू। ये भी एक क्वेश्चन पूछता है कि चोल काल में सोने के सिक्कों को क्या बोलते हैं? तो चोल काल में सोने के सिक्कों को कलंजू बोलते हैं। चोल काल में एक प्रतिमा फेमस है जिसको चोल काल का सांस्कृतिक सार बोला जाता है, उसका नाम है नटराज की प्रतिमा। नटराज की प्रतिमा किस काल की है? तो चोल काल की, ध्यान रखिएगा। फिर है पूर्व गुप्त काल में शीशे की सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई, किसके द्वारा? था शीशा का सिक्का जारी किया था सातवाहन, और इसके शीशे के सिक्कों को बोला जाता था पोटीन, पोटीन इसका नाम दिया था, पोटीन, ये भी याद रखिए। किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि पर विचार किया था? तो गुरु अंगद देव को गुरु, इनको लहना भी बोला जाता था, लहना, याद रखिए। गुरु नानक देव ने सिख संप्रदाय की स्थापना किया था, और इनका जन्म जो हुआ था 1469 ईस्वी में तलवंडी में, और मृत्यु बोलेगा तो 1539 में ननकाना साहिब। फिर है अमरदास, ये तीसरे गुरु हुए। रामदास बोलेगा तो चौथे गुरु, और गुरु नानक प्रथम, याद रखिएगा। 5वें गुरु कौन थे? 5वें गुरु बोलेगा आपको कौन थे, तो याद रखिएगा गुरु अर्जुन देव। और 6ठे गुरु आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 6ठे गुरु सिख संप्रदाय के कौन थे।
नेक्स्ट है कि कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद इनमें से किस वर्ग के लोगों में राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए? तो यह है शिक्षित उदार मध्यम वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में किस प्रकार की सरकार का अंत हुआ? किस प्रकार की सरकार का अंत हुआ? तो राजतंत्र का अंत हुआ था। ये फ्रांस की क्रांति जो हुआ था 1789 में, इस समय लुई सोलहवां का शासनकाल था। लुई सोलहवां का शासनकाल था, ध्यान में रखिएगा। फ्रांस का ही देन है माप तौल की दशमलव प्रणाली। ये भी कई बार पूछा है कि माप तौल की दशमलव प्रणाली किसकी देन है? तो फ्रांस का देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किसने किया? तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किसने किया? तो मोगलीपुत्र तीस इसके अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष थे अश्वघोष और अध्यक्ष थे वसुमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को किसने समर्थन किया था? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। देखिए, समर्थन किसने किया और प्रस्तावित किसने किया, दो क्वेश्चन आता कि समर्थन किसने किया और प्रस्तावित किसने किया। तो देखिए, समर्थन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, लेकिन प्रस्तावित बोलेगा तो जवाहरलाल नेहरू ने। तो प्रस्तावित किया जवाहरलाल नेहरू ने और समर्थन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट है कि वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम खाली स्थान में पारित किया गया था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लिट्टन के द्वारा लाया गया था। इसको समाचार पत्र बंद करने वाला अधिनियम भी बोला जाता है, लेकिन इसका एक समर्थन किया था एक अखबार जिसका नाम है पाइनियर। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किसने किया था? तो पाइनियर ने किया था, पाइनियर अखबार, ठीक है। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया किसके द्वारा गया था? तो लिट्टन के द्वारा। और इसको हटाया किसके द्वारा गया था? तो रिपन के द्वारा। दोनों याद रखिएगा। 21 वर्ष पारित हुआ था तो 1878 ईस्वी में। 1876 से लेकर 80 तक लिट्टन का कार्यकाल है, जबकि 80 से 84 बोलेगा तो ये रिपन का कार्यकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक तत्व एक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त से संबंधित है और यह अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए एक स्थिर माइनस ऋण आयन बनाता है। देखिए, अक्रिय गैस होने का मतलब उसमें अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन कब होगा? जब 2, 8 और 8 इस तरह का कंडीशन होगा तो 8 इलेक्ट्रॉन होगा। 3 ऋण आयन बना रहा है, मतलब कि ये 15 होगा, 3 और जुटेगा तब 18 तक के पहुंचेगा, तभी तो ऋण आयन बना। निगेटिव का मतलब ऐड होता है, परमाणु क्रमांक में ऐड होता है। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होना चाहिए? तो 15 होना चाहिए, और 15 होता है फास्फोरस का, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु को एक उत्तल लेंस के आज पर उसके फोकस और प्रकाशिक केंद्र O के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है। निर्मित प्रतिबिंब होगा। तो निर्मित प्रतिबिंब इसमें क्या होगा? तो आभासी और बड़ा होगा, याद रखिएगा। उत्तल लेंस की बात बोला है। अनंत पर रखेंगे, वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो ये वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब बनेगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये सही है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम विद्युत मोटर का है, विद्युत मोटर का है। जबकि तो ये गलत हो जाएगा। और विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो जनरेटर विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही आधारित होता है, यानी कि 1 और 3 इसका दोनों सही हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस कारण छोटी सी ईथर की मात्रा हथेली पर ठंडक प्रदान करती है? तो ये बाष्पीकरण का, कोई भी चीज़ ठंडक होता है बाष्पीकरण के कारण, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? तो ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग करते हैं। हमारे घर में भी है टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है। एसिड का मतलब ये नीले लिटमस पत्र को ब्लू टू रेड करने का काम करता है, ठीक है। और जो क्षार होता है ये रेड को ब्लू करने का काम करता है, लाल लिटमस पत्र को ब्लू करने का काम करता है। याद रखिएगा, एसिड जो होता है मतलब अम्ल नीले को लाल और क्षार रेड टू ब्लू, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संरचनात्मक तत्वों में नहीं आता है? कौन सा तत्व संरचनात्मक तत्वों में नहीं आता है? तो कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये सब संरचनात्मक तत्व है, जबकि कैडमियम संरचनात्मक तत्व में नहीं आता। कैडमियम का परमाणु क्रमांक 48 होता है, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7 और ऑक्सीजन का 8। नेक्स्ट है कि अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीनी का जो चारकोल है, ये शुद्धतम रूप है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकृत गंधिता किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? विकृत गंधिता ये ऑक्सीकरण हो जाता है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, याद रखिएगा। तो ये ऑक्सीजन की अभिक्रिया के कारण होगा, किसी भी चीज़ में दुर्गंध। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हमारे खाई जाने वाली चीनी को रासायनिक संरचना में शामिल नहीं होता? देखिए, चीनी का सूत्र का बात करेगा तो C12H22O11। इसमें कार्बन शामिल है, हाइड्रोजन शामिल है और ऑक्सीजन शामिल है, नाइट्रोजन नहीं है। तो ये आंसर हो जाएगा। सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है? तो सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने के लिए रोगानुरोधी का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड होता है NH4Cl। पहले हम लोग सूत्र लिखेंगे क्या होता है, तो NH4Cl, तो ACl NH4Cl, ये HCl जो कि आपका परवल अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक अमोनिया NH3, अमोनिया के मिलने से बनता है NH4Cl। तो यह परवल अम्ल और परवल क्षार का लवण है, ध्यान रखिएगा। फिर विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, और विटामिन सी बोलेगा तो स्कर्वी, बी बोलेगा तो बेरी, लोहा की कमी से एनीमिया।
लोहा की कमी से एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाली स्थान के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। नेक्स्ट है कि एक वस्तु को अवतल दर्पण के अक्ष पर उसके वक्रता केंद्र से पर एक बिंदु पर रखा जाता है, निर्मित प्रतिबिंब। देखिए वक्रता अवतल दर्पण में 6 कंडीशन होता है, 6 कंडीशन अवतल दर्पण में होता है, 6 कंडीशन अवतल दर्पण में, 3 इधर बता रहे हैं और 3 इधर बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए अनंत पर रखेंगे तो फोकस पे बनेगा प्रतिबिंब, ये वस्तु से छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। फिर हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और थोड़ा छोटा बनेगा। फिर मान के चलिए हम वक्रता केंद्र पे रख रहे हैं तो वक्रता केंद्र पे ही प्रतिबिंब बनेगा, वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो वक्रता केंद्र पे भी, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा लेकिन बराबर बनेगा। और यही क्वेश्चन है, वास्तविक उल्टा वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, तो वास्तविक और उल्टा बनेगा, बराबर का तो जिक्र ही नहीं किया, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 कंडीशन इसका और है कि हम लोग वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो ये इनफाइनाइट और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, ये वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और थोड़ा बड़ा बनेगा। और इसी तरह से हम जब फोकस पे रखेंगे तो अनंत पे बनेगा, फोकस पे रखेंगे तो अनंत पे बनेगा, ये वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा लार्ज साइज में। फिर एक आता है कि पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो ये दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, ये आभासी बनेगा, बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा, ध्यान रखिएगा। यही 6 कंडीशन है। यह है 1 जिप्टो बराबर कितना होता है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कम दिख रहा है तो ये 10 के सब माइनस में ऑप्शन है, 10 के पावर -21, 10 के पावर -25, 24, 22 इस तरह का ऑप्शन है, माइनस में सब सारा। तो पूछता है कि 1 जिप्टो बराबर क्या होता है, तो ये 10 के पावर 1 जिप्टो बराबर -21 होता है। इसी में आप लोग जानते हैं मिली माइक्रो नैनो, मिली को बोलते हैं 10 के पावर 3, माइक्रो को 10 के पावर 6 मिली माइक्रो, नैनो को 10 के पावर 9 नैनो, और 10 के पावर -12 को पिको, 10 के पावर -15 को पिको फेमटो और 10 के पावर -18 को एटो बोलते हैं, 10 के पावर -18 को एटो और 10 के पावर -21 बोलेगा तो जिप्टो और 10 के पावर -24 बोलेगा तो ये होता है योटो, योटो होता है। तो इतना चीज़ याद रखना है, माइनस वाला का एक क्रम है। इसी तरह से प्लस वाला में भी है, प्लस वाला में बोलेगा आपको तो 10 के पावर 3 बोलेगा तो किलो होता है, और 10 के पावर 6 बोलेगा किलो मेगा होता है, और 10 के पावर 9 एक गीगा होता है, 10 के पावर 12 बोलेगा किलो मेगा गीगा, 10 के पावर 12 टेरा होता है, 10 के पावर 15 पेटा होता है, और 10 के पावर 18 बोलेगा तो एक्सा हो जाएगा, और 10 के पावर 21 ये जेटा होता है, जेटा, और 10 के पावर 24 बोलेगा, 10 के पावर 21 और 24 ये प्लस वाला में आप लोग देख लीजिएगा, प्लस वाला में आप लोग देख लीजिएगा 18 तक ठीक है। माइनस में 10 के पावर -21 बोलेगा तो ये होता है जिप्टो, और 10 के पावर -24 योटो, थोड़ा कन्फ्यूजन है हम 10 के पावर 21 प्लस वाले में, तो इसका आंसर माइनस में है तो 10 के पावर -21 1 जिप्टो बराबर। नेक्स्ट होता है कि प्रकाश के संबंध में असत्य कथन है, प्रकाश के संबंध में असत्य कथन है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इसकी आवृत्ति बदलती है, ये आपका गलत है, आवृत्ति नो चेंज, आवृत्ति चेंज नहीं होता है। यह एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ये सही है। वर्ण विक्षेपण होता है, सही है। सीधी रेखा में इसके गमन के कारण यह प्रतिबिंब एवं छाया बनाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करता है। देखिए इससे 4 टाइप का क्वेश्चन आता है, 4-5 टाइप का क्वेश्चन आता है। एक तो हो जाएगा आपका कि अचानक गिरना, यही क्वेश्चन है, अचानक गिरना, अचानक गिरेगा तो क्या होगा, तूफान या चक्रवात आएगा, ठीक है। धीरे धीरे गिरना, ये बारिश की संभावना है। और धीरे धीरे उठना बोलेगा, धीरे धीरे उठना तो ये शुष्क मौसम है, धीरे धीरे उठना मतलब कि ग्रेजुअली राइज। फिर अत्यंत शुष्क मौसम का कंडीशन है सडन, अचानक वृद्धि, अचानक उठना, ये अत्यंत शुष्क मौसम का है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है तो एराना टिग्रीना जो है ये मेढक का है। नेक्स्ट है कि संक्रामक रोगों का सामान्य वाहक है, तो संक्रामक रोगों का सामान्य वाहक जो होता है ये मक्खी होता है, याद रखिए। अरस्तु के वर्गीकरण प्रणाली में प्राणियों को खाली स्थान में विभाजित किया जाता है, प्राणियों को वायवीय, जलीय और स्थलीय, यही तीनों में वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी, तो ये घोषणा किए थे 1 नवंबर 1858 को। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक था इब्न बख्तियार खिलजी, नेक्स्ट है कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका आंसर होगा। जनसंख्या बोलेगा तो याद रखिएगा मोबाइल नंबर की तर्ज पर 1040-99-452, 1040-99-452। अगर इधर न भी याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ दिया दीजिएगा पॉइंट 10.40 करोड़। नेक्स्ट है आपका कि बिहार का जो उत्तर में है ये नेपाल देश है, और पूरा में बोलेगा तो पश्चिम बंगाल, और दक्षिण में तो झारखंड है, और पश्चिम में बोलेगा तो
यूपी, पश्चिम में बोलेगा तो यूपी। पूरब से पश्चिम विस्तार बोलेगा, पूरब से पश्चिम विस्तार, तो पूरब से पश्चिम विस्तार है 483 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण बोलेगा तो 345 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो देखिए बिहार का तो अभी नेपाल बताएं ही, छत्तीसगढ़ का नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है, भारतीय शहर एक नदी के तट पर नहीं है। भोपाल किसी भी नदी के तट पर नहीं है, आगरा है ही, भागलपुर है ही, कानपुर है ही। झुमरी तिलैया तथा मंदार पहाड़ी कहाँ स्थित है? देखिए झारखंड, झुमरी तिलैया तो झारखंड में है, लेकिन मंदार पहाड़ी ये बांका का बौसी क्षेत्र में पड़ता है, बांका का बौसी क्षेत्र में, तो ये तो अभी बिहार में है, लेकिन ये झारखंड के भी बॉर्डर साइड में लगता है, तो बिहार झारखंड इसका आंसर झारखंड नहीं होगा, क्योंकि झुमरी तिलैया इसको भारी कर दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे का निर्माण किन तत्वों की प्रचुरता से हुआ है? देखिए बहुत अच्छा सवाल है। नीफे का निर्माण जो हुआ है निकेल और फेरस से हुआ है। नीफे में हम कई बार बताए थे कि निकेल और फेरस ये आंतरिक परत होता है। नीफे के थोड़ा सा ऊपर होता है सीमा जो सिलिकॉन और मैग्नीशियम का बना होता है। सीमा हो गया, फिर है सियाल, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सियाल होता है, ठीक है। तो सियाल, सीमा और नीफे आंतरिक सतह, इसको बोलते हैं। नीफे को कोर और फिर सीमा को मेंटल और फिर सियाल क्रस्ट। कोर मेंटल क्रस्ट में भी विभाजित होता है। तो पूछता है क्वेश्चन, क्रस्ट को मेंटल से कौन अलग करता है? तो ये मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन, और मेंटल को कोर से अलग करने का काम गुटेनबर्ग करता है। और इसी तरह में एक बार और क्वेश्चन आता है, इसी में क्वेश्चन आता है कि क्रस्ट का दो पार्ट होता है, एक अपर क्रस्ट एक लोअर क्रस्ट, मेंटल का भी दो पार्ट, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, कोर का भी दो पार्ट, अपर कोर और लोअर कोर, ये दोनों को अलग करने का काम कौन करता है? तो लोहमान, अपर कोर और लोअर कोर को अलग करने का काम लोहमान, और अपर मेंटल और लोअर मेंटल को अलग करने का काम रेपेटी, और अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को अलग करने का काम करता है आपका कोनराड करता है। तो ये तीनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। जबकि क्रस्ट को मेंटल से अलग करेगा मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन, और मेंटल को कोर से गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी लाइन, इसको भी ध्यान रखना है। आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? तो ये निकेल और फेरस हो जाएगा, निकेल और फेरस। फिर गरजने वाला चलीसा, पचासा, चिखने वाला साठा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो ये दक्षिणी गोलार्ध की पवने हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। 40 से 50 डिग्री, 50 से 60 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में चलती है, 40, 50 और 60 डिग्री, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंडारी समिति किससे रिलेटेड है? तो भंडारी समिति जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से रिलेटेड है। इस तरह से बहुत सारा समिति था, जैसे रंगराजन समिति बोलेगा तो भुगतान संतुलन से, रेखी समिति बोलेगा तो रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर से रिलेटेड है, अप्रत्यक्ष कर से। एक है स्वामीनाथन समिति जो कि जनसंख्या नीति से रिलेटेड है। एक है जानकी रमन समिति जो कि प्रतिभूति घोटाला से रिलेटेड है। एक है आप कई बार सुने होंगे चलैया समिति, राजा चलैया समिति, कर सुधार से रिलेटेड है। तो ये सब इंपॉर्टेंट समिति था, इसको भी ध्यान में रखना है। दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियां निम्नलिखित में से कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से। फिर पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरैया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? चिड़िया, तो लौ यश का खान है वहाँ पे। किस निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो शनि का घनत्व सबसे कम होता है। सबसे ज़्यादा बोलेगा तो ये पृथ्वी का ही सबसे ज़्यादा है घनत्व। फिर बोलेगा कि वर्षा जल संचयन किसके लिए फायदेमंद है? वर्षा जल संचयन भूमिगत जल स्तर में सुधार करने के लिए फायदेमंद है। इसीलिए बोलता है बारिश के दिनों में कि वर्षा जल का संचय करना चाहिए, क्योंकि हमारा विशेष परिस्थिति में ये भूमिगत जल स्तर को गिरने नहीं देता है। कौन सा उर्वरक अत्यधिक हाइड्रोस्कोपिक है? तो ये यूरिया का सूत्र बोलेगा तो CONH2 का होल 2, CONH2 का होल 2 बोलिए, या NH2 CONH2 बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है, या CONH2 का होल 2 बोलिए, मतलब NH2 दो बार होगा। नेक्स्ट है हमारा कि इनमें से कौन सा कथन वनस्पतियों और जीवों का ह्रास का एक वैध कारण है? वनों की कटाई, शिकार और अवैध शिकार, तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, तीनों प्रमुख ह्रास का कारण है। नेक्स्ट है, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने किसे 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने का घोषणा किया? तो ये वहीदा रहमान को किए हैं, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और OBC दर्जे की मंजूरी दिया है? तो ये झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। चंपाई सोरेन अभी झारखंड के CM बने हैं। फरवरी 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निदेशक कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, याद रखिएगा 1945 में इसका स्थापना होता है वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। विश्व बैंक का भी मुख्यालय वाशिंगटन DC में ही है। इसके प्रबंध निदेशक जो हैं क्रिस्टेलियाना जोजीबा, ये बुल्गारिया के हैं, बुल्गारिया कंट्री से बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा, बुल्गारिया। नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया था? तो कार्यवाही का पहला दिन, नया संसद भवन का कार्यवाही का पहला दिन ये 19 सितंबर 2023 को आयोजित हुआ था, जबकि संसद का जो उद्घाटन हुआ था ये 28 मई को ही हो गया था। 28 मई 2023 को ही संसद का उद्घाटन हो गया था। किस कलाकार की पेंटिंग द स्टोरी टेलर किसी भारतीय कलाकार की अब तक की सबसे महंगी कृति बनी हुई है?
तो ये है अमृता शेरगिल की कृति है अमृता शेरगिल, इसको भी ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परलय मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह कम दूरी का यह एक स्वदेशी कम दूरी की सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, सही है। यह 150 से 500 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है, ये भी सही है। यह भारत की पहली सामरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 इसका तीनों आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति बंधन अधिनियम 128वां संविधान संशोधन विधेयक किसने पेश किया था। तो ये अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा, कानून मंत्री हैं हमारे, इन्हीं के द्वारा पेश किया गया था। 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, याद रखिएगा। इसमें अभी लेटेस्ट जो 4-5 संशोधन हुआ है उसको हम एक नज़र डाल देते हैं कि जैसे 101वां संविधान संशोधन 2016 में आया था, ये जीएसटी से रिलेटेड है, अप्रत्यक्ष कर जीएसटी। ये विजय केलकर के समिति के द्वारा जीएसटी आया था और 1 जुलाई 2017 से ये लागू है पूरे भारत में और पहला राज्य है इसको लागू करने वाला असम। फिर 102वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बोलेगा, 102, 101 तो हो गया जीएसटी, 102 बोलेगा। तो 102 है आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से, ये भी ध्यान में रखिएगा। फिर है 103 में ईडब्ल्यूएस का 3% आरक्षण। 104 में जो SC ST का जो लोकसभा में सीट था, लोकसभा में और राज्यसभा में लोकसभा और विधानसभा में SC ST के आरक्षण के दायरा बढ़ाने 2030 तक कर दिया था और एंग्लो इंडियन जो समुदाय था, एंग्लो इंडियन के सीट को समाप्त कर दिया गया था 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। और 105 जो है 102 का ही एक्सटेंशन है, 102 का ही एक्सटेंशन है कि कोई भी राज्य भी अब राज्य सरकारें भी कम्युनिटी का निर्धारण कर सकेगा, कोई भी कम्युनिटी का पिछड़ा वर्ग से रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से पुस्तकों और लेखकों को सम्मिलित कीजिए। देखिए कई बार बताए हैं कि वेस्टर्न लर्न जो है ये चेतना मारू की पुस्तक है। नोबेल जावा हुमा कुरैशी एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ बैग्स एंड बिगल्स, ये विजय राघवन की पुस्तक है। तो तीनों इसमें सही है। एक है डेजर्ट फ्लैग अभ्यास किन 2 देशों के बीच में आयोजित हुआ। तो डेजर्ट फ्लैग भारत और UAE के बीच में हुआ है, याद रखिएगा। जनवरी 2023 में बिहार के नए महाधिवक्ता के रूप में कौन शपथ लिए हैं। तो ये प्रशांत कुमार शाही लिए हैं। महाधिवक्ता की चर्चा बोलेगा तो ये आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता, जबकि महान्यायवादी बोलेगा तो 76 में है। भारत के महान्यायवादी की चर्चा आर्टिकल 76 में, ध्यान रखें। कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं, किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर के जनक जो हैं ये चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी। आशापूर्णा देवी, इनको मलयालम आशापूर्णा देवी को मिला था बंगाली भाषा के लिए और 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरुआत हुआ था। 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार का शुरुआत हुआ था। भारत में बेटन कप तथा रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है। तो बेटन कप और रंगास्वामी कप का संबंध हॉकी से होगा, आपका ध्यान रखिए। सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल में। तो सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में पूछा है तो रूस हो जाएगा। छोटा पूछता तो नौरू हो जाता। क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश नौरू है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सितार से रिलेटेड नहीं है, सितार से संबंध नहीं रखते हैं। तो उस्ताद अलाउद्दीन खां ये सितार से रिलेटेड नहीं है। अमीर खुसरो, रविशंकर और विलायत अली खां सब सितार से रिलेटेड है। फिर हरित क्रांति का एक और नाम है, हरित क्रांति का एक और नाम है। तो ये देखिए हाई यील्डिंग सीड्स HYV, ये हाई यील्डिंग सीड्स से रिलेटेड है, मतलब बीज उर्वरता और सिंचाई क्रांति इसका एक अन्य नाम है। फिर द्विपक्षीय हरित क्रांति के जनक भारत में बोलेगा तो MS स्वामीनाथन और 20 में नॉर्मन बोरलॉग, याद रखिएगा। 20 में नॉर्मन बोरलॉग, MS स्वामीनाथन। 1966-67 का ये घटना है। नेक्स्ट है कि द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार की स्थिति को दर्शाता है। द्विपक्षीय एकाधिकार, इसमें एक विक्रेता होता है और एक क्रेता होता है, ठीक है। फिर स्वर्ण मुक्ता संबंधित होता है किससे, स्वर्ण मुक्ता रिलेटेड होता है किससे। तो स्वर्ण जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था। तो बाजार का नियम JB से के द्वारा दिया गया था। JM किन्स रोजगार का सिद्धांत दिए थे। रोजगार का सिद्धांत बोलेगा किसने दिया था, तो JM किन्स। नेक्स्ट है कि एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है वस्तुओं के आयात पर कि निर्यात पर, कि वस्तुओं के उत्पादन पर। तो ये लगता है वस्तु के उत्पादन पर एक्साइज ड्यूटी। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कि सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसरों की समानता, अनुच्छेद 29, यही गलत है। अनुच्छेद अवसरों की समानता, नौकरी में समानता, ये अनुच्छेद 16 है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन एवं निजी स्वतंत्रता का संरक्षण, ये तो अनुच्छेद 21 सही है। फिर है आपका धार्मिक मामलों को प्रतिबंधित करने की विशेषता, ये भी अनुच्छेद 26 सही है। और भेदभाव का निषेध, ये भी सही है, ये भी याद रखिए। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है। तो ये क्रूरता का रोकथाम जो है ये आपका समवर्ती सूची में है। फिर है भारतीय संविधान के किस संशोधन को दल बदल विरोधी संशोधन माना जाता है। तो ये 52वां संविधान संशोधन को माना जाता है, याद रखिए इनका।
ये 74वां संविधान संशोधन जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें नगरीय स्थानीय शासन को जोड़ा गया था, जिसमें 12वीं अनुसूची थी, और इसमें टोटल 18 विषय हैं। जबकि 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज को जोड़ा गया था, उसमें विषय की संख्या 29, और इसमें नगरपालिका को जोड़ा गया 74 में। तो नगरीय स्थानीय शासन से भी इसको याद रखिएगा, इसमें विषय की संख्या 18। 73 वाला संविधान संशोधन में विषय की संख्या 29। एक है आपका 91वें संविधान संशोधन, ये भी इंपॉर्टेंट है। 91वां संविधान संशोधन भी इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला गया है कि केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या लोकसभा तथा विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। तो ये भी ध्यान रखिएगा। 82 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपका, कौन सा अनुच्छेद जो है राज्य की सेवा में व्यक्तियों को सैनिक शासन के दौरान उनके द्वारा की गई किन्हीं कार्यवाहियों के संदर्भ में संरक्षित करने के लिए संसद को प्राधिकृत करता है। तो ये 33-34 है, ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायत की शक्तियों को प्राधिकार, अभी बताएं हैं कौन सी अनुसूची हो जाएगा, तो 11वीं अनुसूची, याद रखिएगा, पंचायती राज से रिलेटेड है। सांसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है, तो सांसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य जो है ये संसद सदस्यों द्वारा गाँवों को गोद लिए जाने से रिलेटेड है। संसद सदस्यों के द्वारा गाँव को गोद लिया जाना। नेक्स्ट है कि ग्राम सभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होता है, 21 वर्ष या उससे अधिक। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष जो होते हैं ये पीएम होते हैं, पीएम। ये आर्टिकल 263 में है, अंतर्राज्यीय परिषद जो है आर्टिकल 263 में, और इसमें सभी स्टेट और यूटी के सीएम सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में भारत के संविधान के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कि गलत है। तो यह धर्म के नाम पर भेदभाव को निषिद्ध करता है, तो यह सही है। यह एक धर्म को औपचारिक दर्जा प्रदान करता है, ये गलत है, औपचारिक दर्जा प्रदान नहीं करता। यह सभी व्यक्तियों को किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता देता है। फिर है धार्मिक संप्रदाय में नागरिकों की समानता सुनिश्चित करता है। देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी हमारा 25 से 28 आर्टिकल में है, ये भी ध्यान में रखिएगा। कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म मान सकता है, 25 उसका प्रबंधन कर सकता है, 26 27 टैक्स फ्री होगा, 28 शिक्षण संस्थानों के 28 जो है शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक चीज़ का पाठ कर सकता है। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है कि भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता को परित्याग करता है, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, या सरकार की आलोचना करता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता त्याग, चलिए बता ही देते हैं, कोई भी नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। ये तो हो गया इसका स्टेटमेंट, इसका ऑप्शन इधर होगा, ऑप्शन इधर होगा। अच्छा, 1 2 3, केवल 1 2 2 3 4 ऑप्शन, चलिए ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, हाँ तो खो देगा। अपने से स्वेच्छा से छोड़ दिया तो भी खो देगा। स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो भी खत्म हो जाएगा अपने देश की नागरिकता। याद रखिए, किसी अन्य देश की नागरिक से विवाह करता है, इस स्थिति में खत्म नहीं होता है, तो ये गलत है। सरकार की आलोचना तो कर ही लेते हैं हम लोग, लेकिन नागरिकता थोड़ी खोते हैं, तो ये भी गलती है। तो नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद है हमारा आर्टिकल में, ये 5 से लेकर 11 तक है नागरिकता से रिलेटेड। जो आर्टिकल 5 जो है, आर्टिकल 5 ये संविधान के प्रारंभ में नागरिकता प्रदान करता है। और आर्टिकल 8 जो है आपका, 6-7 छोड़िए अभी, आर्टिकल 8 जो है भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का व्यवस्था करता है। फिर 9 में तो विदेशी राज्य की नागरिकता आप स्वेच्छा से अर्जित कर लेते हैं तो भारत की नागरिक नहीं रहेंगे, ये आर्टिकल 9। और 10 में नागरिकता के अधिकारों को बना रहना, और 11 संसद के द्वारा नागरिकता के अधिकार का कानून, संसद जो है नागरिकता पर कानून बना सकता है और उसका विनियमन कर सकता है, आपका 11 में है। 6 में है कि पाकिस्तान से जो भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता, और 7 में है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले और फिर वापस भारत लौट आए थे उनको नागरिकता। तो 6 7 5 6 7 8 9 10 11 याद रखिएगा। देखिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे शेयर कर देना है, और बाकी आप लोग देखते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।